Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. क्या हाल चाल है Good भाई? evening, sir. अरे गुड इवनिंग सब ठीक? Yes, sir. चलो बढ़िया। अच्छा मैं एक चीज Yes, जरूर sir. ये जो है ना चेन मेथड में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली। क्या हुआ? चेन मेथड में ये है ना एक्चुअली मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। कुछ हाँ solve सर, नहीं- आपने तो होमवर्क दिए ना, उसमें थोड़े सम नहीं हो रहे। हाँ तो ऑब्वियस है, थोड़े सम तो नहीं होंगे, वो मैं बताऊंगा उनका सॉल्यूशन, है ना। खैर Yes, sir. इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ पहले। लग रहा होगा बेटा, मैं फिर से बता दूंगा एक बार चाहोगे तो, ठीक है। एक चीज पहले सुन लो, कुछ लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया है ना। एक सेकेंड जस्ट। हेलो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो उन लोगों को शायद समझने में दिक्कत हो रही है। तो एक चीज तो समझो यार, आप 10th से 11th में आए हो, थोड़ा सा सिलेबस मुश्किल तो होता ही है, पर अगर 2 क्लास के बेसिस पे, जो स्टार्टिंग की 2 क्लास आपने मिस की हैं, आप ये सोचो कि अब हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो बहुत गलत होगा। ठीक है ना, एक बार ट्राई करके देखो। वीडियो लेक्चर सबके अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स देखो। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बावजूद कुछ बच्चे हैं जो कि ऐसा कह रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आपने स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे सीक्वेंस से, है कि नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि चेन रूल से पहले तक कुछ भी बहुत मुश्किल लगा होगा किसी को। लगा था क्या? हाँ सर। नहीं सर, बाकी सब तो इजी है। No, sir. जो तो भी सर दिक्कत मैंने होगा, भी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, तो मैंने वो चारों लेक्चर देख लिए तो हो गया। क्योंकि जिनको भी दिक्कत आ रही होगी, मुझे लग रहा है मैक्सिमम चेन रूल में आ सकती है। चलो वो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर बाकी सब तो बहुत इजी है ना। हाँ, बाकी तो सारे लेक्चर तो देख लिए थे। मुझे ऐसा पता लगा है कि कुछ बच्चों ने ऐसा कहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एक का तो मुझे नाम पता है, पर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। मैं बात करना चाहता था कि क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या हम कर सकते हैं ताकि समझ आए बेटर, है ना। पर है नहीं, शायद वो क्लास में ही नहीं है। सर हाँ सर मैंने 22 से ज्वाइन किया था, तो सर आपने जो मार्च में कराए थे लेक्चर्स वो देखने जरूरी है। बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ से जो लोग, आप सोच पूछ लो जो लोग क्लास में हैं, मैंने एकदम स्टार्टिंग से बताया है और सब कुछ बताया है। मार्च वाले लेक्चर्स देखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो स्टार्ट करा दिया गया था, लेकिन फिर से वापस से पूरी चीज़ पढ़ाई गई है। आपको सिर्फ अप्रैल से 5 लेक्चर देखने हैं और कुछ नहीं देखना। तो सर मार्च में आपने यही कराया था, मतलब ये हाँ डिफरेंशिएशन? बेटा, यहाँ तक हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन तक पहुंचे थे जस्ट, पर उसके बाद क्लासेस बंद हो गए थे, तो वापस से फिर स्टार्ट किया गया एकदम स्टार्टिंग से, और फिर से पूरा डिफरेंशिएशन तो बताया ही गया है।
है ना, तो उनमें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला आप, ठीक है। तो किसी और एक चीज समझो यार कि देखो कहीं भी आप पढ़ोगे या कैसे भी पढ़ोगे, अगर आप जेई की तैयारी करोगे थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी। उन्हें ओवरकम करने का एक ही तरीका है, हेजिटेशन हटाओ, जो डाउट आ रहा है खुल के पूछो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है, यहाँ कोई चिल्लाता चीखता नहीं है टीचर, सब आपकी हेल्प करने के लिए ही है। तो डाउट्स पूछोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अपने आप धीरे धीरे चीजें आसान लगने लग जाएंगी। कुछ लोग अभी से हार मान ले रहे हैं देख के, कह रहे भाई ये तो बाउंसर ही जाने वाला है पूरा, तो ऐसा नहीं है। मैं भी जब यहाँ पे पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ आए। आप खुद सोच के देखो, आप खुद कोई काम कर रहे होगे तो आप चाहोगे कि वो वर्थ इट तो हो, किसी को फायदा तो हो उससे। तो मैं भी जब पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश यही रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ आए, वरना क्या फायदा है मैं चीखता चिल्लाता रहूं और किसी को समझ ही नहीं आए तो जो भी डाउट आता है बिना हिचकिचाए पूछा करो। अभी हम बेस बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये यहाँ मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा सकता हूँ स्टार्टिंग में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स में देख लूंगा। तो अगर बेस अच्छा बन गया ना तो उसके ऊपर अच्छा अपना सिलेबस खड़ा हो सकता है। पर अगर यही दिक्कत हो गई, क्योंकि शुरुआत में बच्चे शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, जानते नहीं है अच्छे से टीचर को, तो दिक्कत हो जाती है। पर वो सब भूल जाओ, यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है डाउट्स पूछने का, ठीक है ना। तो रोहन सर ने मुझसे कहा था कि कुछ एक बच्चा है जिसको दिक्कत है पर वो भी क्लास में है नहीं, वरना मैं और खुल के बात करो, आपकी जो इशू है ना मुझे बताओ, अगर उसका कोई सॉल्यूशन मुझे मेरे पास होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि नहीं आप ऐसे अप्रोच करो, ऐसे अप्रोच करो। ये सब सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा भी, ठीक है। तो किसी को कभी भी समस्या होती है, आप क्लास में बोलने में हेजिटेट करते हो तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नंबर आप सभी के पास हो गई है ना। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी तो कुछ टारगेट में से करवाया नहीं है ना? पैकेज में से अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक डीपीपी दी थी आपको होमवर्क के लिए और एक दूसरी डीपीपी मैंने सबमिट किया अभी, चेन रूल वाली। सर यस सर, आपने जो ओके। डीपीपी दी है सर, मैंने वो नोट्स और नोटबुक में लिखे तो चलेगा ना? उसके लिए सेपरेट बुक बनाने की जरूरत नहीं है ना? नोट्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला कॉपी जरूर बनाना, एक पे मैं जरूर फोकस करूंगा फॉर्मूला की कॉपी अलग से बनाने के लिए। बाकी आप कहीं भी लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, ओके ठीक है। यस सर। चलो, सबकी फॉर्मूला कॉपी एक में ही बना दे सर। नहीं फिजिक्स की अलग बनाओ, पूरी भर दूंगा मैं, गारंटी दे रहा हूँ। इतने फॉर्मूले हैं, चिंता मत करो, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। ठीक। हाँ बोलो। सर अगर जो आप जो डीपीपी दे रहे हो उसके लिए अगर अलग से नोटबुक बना ली उसके लिए और मॉड्यूल सॉल्यूशंस के लिए तो चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ओके देखो सर। बात समझो, ये 2 साल के कोर्स के बाद ना 10-12 कॉपी फिजिक्स की हो जाएंगी, सिर्फ नोट्स की, जिसमें कि आपने सॉल्व किया होगा और नोट्स लिखे होंगे, तो 10-12 कॉपी हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा है फॉर्मूले की एक अलग कॉपी बनाना, क्योंकि 10-12 कॉपी के फॉर्मूले भी कॉपी करोगे तो एक नोटबुक अपनी भर जाएगी, है कि नहीं। बाकी आप कहीं भी सॉल्व करो, बस सॉल्व करो और डाउट्स पूछो, 2 चीजों पे फोकस करो, ठीक है ना। सर बोलो। सर कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब 1-2 दिन लगता है उन्हें सॉल्व करने में, फिर जब मतलब दूसरी बार लेते हैं तो गलत क्लिक नहीं हो पाता, तो क्या करें? किसमें, बेसिक मैथ्स में? नहीं, मतलब कोई भी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन, मतलब जो 9th-10th में सॉल्व किए थे उसमें भी ऐसी दिक्कतें आई थी, भूल 11th जाओ, में भी थोड़ी 10th बहुत तक आई। तुम पढ़े ही नहीं हो, ये मान लो तुम्हारी पढ़ाई अब शुरू हुई है, ठीक है ना। भूल नहीं जाओ सर, सब हमें कुछ। 9th-10th में मतलब पढ़ाए थे, थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे जो फिर मैं एंड टाइम समझ पे गया, क्लिक नहीं अरे मैं होते सब थे। समझ रहा हूँ मेरे भाई, पर अब ये सब भूल जाओ कि हमें ये नहीं आता, ये दिक्कत होती है। जब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे और जो समस्या हो वो मुझे बताना, ठीक है। ओके। हम हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, कुछ मिस नहीं होने वाला है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हुआ ही नहीं है और अगले महीने भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा ऑलमोस्ट। यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह पढ़ रहे होंगे जो टाइम पास टॉपिक्स हैं, मेन सर फिजिक्स स्टार्ट आपने हो। बोला कि यूनिट एंड डायमेंशन आप क्लास में पढ़ाओगे, अभी कुछ काम का क्लास में नहीं है। पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आपके यूनिट टेस्ट में उसी का नाम दिया गया है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा है ना उसमें। हाँ। तो हाँ सर, दिक्कत लिखा वही है। है, यस सर। एक्चुअली यूनिट एंड डायमेंशन सबसे एंड में ही पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखो, मैं टर्म्स बोलूंगा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम,
अब जब तक हमने ये पढ़ा नहीं है कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है टॉर्क, तो उसका फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता तो उसकी यूनिट नहीं पता, यूनिट नहीं पता तो डायमेंशन नहीं पता। पर ठीक है, एज अ फॉर्मेलिटी उसको पढ़ाना पड़ेगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। पर आप ये मान के चलना कि सभी चीज़ों के यूनिट वगैरह लिख पाना ये आपको तब आएगा जब आप उनको पढ़ोगे, उन टर्म्स को पढ़ोगे जो कि आगे आएगा सिलेबस में। ठीक है, चलो सर। तो हाँ बोलो। सर जो आपने होमवर्क दिया था सर, उसमें सर एक डाउट है। उसमें तो कई डाउट होंगे लोगों को, वो हम डिस्कस करेंगे ना, जैसे हमने पिछला डीपीपी डिस्कस किया था वैसे ही हम ये डीपीपी भी डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन है सर। सर जो हाँ, आपके मतलब जो डीपीपी सेकंड है उसमें सर जो पहला क्वेश्चन है वो हमें चेन रूल से ही करना पड़ेगा, या सर आपने एक एग्जांपल करवाया था उसके हिसाब से हम कर सकते हैं? वही एग्जांपल जो करवाया था ना वैसे ही करना है वो। ओके सर। चलो सर आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आज इंटीग्रेशन नहीं, अभी तो हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन सीखा है, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। पर उससे पहले क्योंकि चेन रूल में सबको दिक्कत हो रही है तो मैं चेन रूल के एक आध एग्जांपल और कराना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो थोड़ा सा। ओके सर आज तो आप डीपीपी 0 सॉल्यूशन नहीं करवाने वाले हो ना? डीपीपी का नहीं, उस पे लिखा है ना ड्यू डेट 2 तारीख है, तो 2 तारीख को हम डिस्कस करेंगे उसको, संडे को। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे साइन। वैकेशन मिलने वाला है? क्या कह रहे हो? सर वो समर वैकेशन मिलने वाले हैं आकाश से? यार ये मेरे को आइडिया नहीं होगा, ये रोहन सर बता पाएंगे, उनके पास टाइम टेबल रहता है सबका। ठीक है, चलो देखो, अब सब लोग ध्यान दो यहाँ पर। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया है स्क्रीन पर, जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग करके इसका आंसर लिख लो अपने पास, मैं किसी एक से पूछ लूंगा। जिनका नहीं हो पा रहा है उनको मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल नहीं काम करने वाला, क्वेश्चन चेन रूल का ही है। समझ आया? कोई एक बच्चा जिसे नहीं आता जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर सके? मुझे ठीक है, तो बोल दे चलना, मैं जो पूछता चलूं। सबसे पहले देखो, आपको फॉर्मूला किसका पता है? साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का। यहाँ क्या लिखा है साइन के अंदर? कुछ फालतू की चीज लिखी। बिल्कुल, तो आपको बॉक्स बनाना है। पहला बॉक्स मुझे कहाँ बनाना चाहिए? e raised to cos x पे। e रेज टू cos x, क्योंकि यहाँ x होना चाहिए था पर पता नहीं क्या दिया हुआ है। चलो, और कहीं दिक्कत है? सर cos x पे दूसरा बॉक्स cos x पे बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था e की पावर x। बस, साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन cos बॉक्स, तो cos, और ये पूरा बॉक्स एज इट इज कॉपी कर देना है बिना सोचे के अंदर क्या है। तो अंदर है मेरे पास e की पावर cos x। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? अब पहले बॉक्स ओपन करो। जैसे ही पहला बॉक्स आपने ओपन किया, अंदर से निकला e की पावर बॉक्स। e की पावर बॉक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर बॉक्स। एक और बॉक्स बचा है, इसे भी ओपन किया, अंदर से क्या निकला? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो जो आंसर हमें मिला वो मिला माइनस cos ऑफ e की पावर cos x इंटू e की पावर cos x इंटू साइन x। जिन लोगों को चेन रूल में दिक्कत हुई थी उनको थोड़ा समझ आया क्या किया मैंने? हाँ सर। सिर्फ बॉक्स बनाने हमें और कुछ नहीं करना है। और देख लेते हैं, मान लो मुझे दिया गया है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब। हाँ सर ये जो पहला एग्जांपल है वो सर चेन रूल के हिसाब से सर कैसे होगा? मतलब स्टेप वाइज करें तो? हाँ स्टेप वाइज करें तो। ओहो, क्यों करना चाहते हो? चलो मैं बताता हूँ।
स्टेप वाइज करेंगे सर। तो देखो, सबसे पहले तुम लिखोगे d साइन ऑफ e की पावर cos x। अब साइन के अंदर ये लिखा है तो इसे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। अरे समझ आए? अब इसे हटाने के लिए d e की पावर cos x। अब यहां लिखा है cos x, तो इसे किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? अरे cos x के रिस्पेक्ट, cos x जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना। इसे हटाने के लिए d cos x बाय क्वेश्चन में जो था dx। बात समझने की कोशिश करो, जब तक सिंपल फंक्शन नहीं आता मैं चेन बनाता जाता हूं। साइन के अंदर का वेरिएबल जो था उसके रिस्पेक्ट में उसे करो, e का वेरिएबल जो है उसके रिस्पेक्ट में उसे करो, और अब तो cos x आ गया जो जाना पहचाना है तो उसको कर दो। करोगे अगर तो साइन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू सेम थिंग ये होना चाहिए cos ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय e की पावर कुछ विद रिस्पेक्ट टू सेम थिंग e की पावर x, जैसे वो फॉर्मूला था। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये आपका मेथड है बाय चेन रूल। समझ आया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। किसी को डाउट है पहले वाले में? सर पहले वाले में डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन है। बोलो सर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया और साथ में है ना ऊपर कोई भी पावर भी हो 2 और 3, तो सर हम उसको वो nx पावर 1 n-1 से करने का या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेन रूल से करने का? बिल्कुल बढ़िया। अभी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा उसी के ऊपर। जैसे तुम ये कह रहे हो, शायद तुम कह रहे हो, जैसे मैं ले लेता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन था ना तो सर समझ नहीं आया। 10 की पावर 100x, जैसे ये ले लूं। हाँ ये। चलो इसको भी कर लेंगे। पहले आप ये वाला सॉल्व कर दो जरा, जो मैंने सेकंड दिया है। सर ये x टू द पावर n1 लगेगा इसमें। हाँ तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये d बाई डी एक्स है सब लिखना बता। इसे आप क्या लिख सकते हो, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/2। अब भाई आपको तो किसके पावर का फॉर्मूला पता है? x की पावर का, है कि नहीं? हमें डिफरेंशिएशन किसका आता है? d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज n x की पावर n-1। पर यहाँ x की जगह एक बहुत बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं इसी के ऊपर बॉक्स बना दूं, क्योंकि जिसके ऊपर आप बॉक्स बनाते हो वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो x की तरह बिहेव करता है। तो अब x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आएगी इंटू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अरे समझ आया कि नहीं? ये आपका बॉक्स है। अब क्या करेंगे? बॉक्स को ओपन करते ही अंदर से निकला ये सब। इसका डिफरेंशिएशन एडिशन रूल से क्या हो जाएगा? 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2। ये आंसर आ गया हमारे पास। समझ आया? सिमिलर चीज ये लिखी हुई है, ये लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ 10x की पावर 100। अब पावर वाला तो हमारे पास x की पावर n का ही फॉर्मूला है, तो किसके ऊपर बनाऊं मैं बॉक्स? मैं 10x के ऊपर बॉक्स बना देता हूं। तो क्या आ जाएगा भाई? पावर आगे बॉक्स की पावर 99। बॉक्स ओपन करेंगे 10x का क्या हो जाता है? 6 ये आंसर है। अरे समझ आया? सर हाँ बोलो। सर कोई भी वेरिएबल में सर जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको सर हमें अनटच ही रखना है। उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ओके सर अगर हम जैसे ये 1 था ना,
1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ओके। और सर वहाँ पे कोई दूसरा मींस नंबर जैसे सर 7 हुआ तो वो भी 0? सर वेरिएबल कांस्टेंट टर्म कोई भी वेरिएबल में कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो 7 8 9 10 वो सब 0 हो जाएगा। ओके सर। और सर ये जो है 4x की वो मल्टीप्लिकेशन में है या सर नीचे होगा उसके बाद वाला स्टेप? नहीं मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है। ओके सर। ठीक है सर हाँ बोलो। अगर हम थर्ड वाले एग्जांपल में 100 के ऊपर बॉक्स बनाते तो 100 के ऊपर बॉक्स क्यों बनाओगे? फिर तो वो ये हो जाएगा 10x की पावर x। ऐसा कोई फंक्शन देखा है क्या आपने? क्योंकि बॉक्स मतलब होता है x। अरे समझ रहे हो? वेरिएबल पर ही बनता है ना क्या? बॉक्स हम वेरिएबल हो तभी बनाते हैं ना। हाँ बॉक्स देखो, आपको जिस चीज से समस्या हो रही हो उसमें बनाया जाता है, सीधी सी बात है। जैसे देखो और देख लेते हैं एग्जांपल, e की पावर मैं ले लेता हूं जैसे cos ऑफ sin x। आप ये देखते जाया करो कि आपको किस चीज का फॉर्मूला नहीं पता। आपको e में किसका फॉर्मूला पता है भाई? तो जिस पे बॉक्स बनाओगे वो x बन जाएगा। तो अगर मैं इस पे बॉक्स बना दूं तो ये क्या बन गया? e की पावर x बन गया कि नहीं बन गया? तो आपका जीवन सुख से कट जाएगा। फिर आपने अंदर देखा, आपको cos का किसका फॉर्मूला पता है? cos x का। अंदर लिखा है cos ऑफ sin x। तो क्या कर दूं मैं? बॉक्स बना दूं। अब आप अंदर भी देखते अंदर साइन ऑफ कुछ लिखा होता जो हमें नहीं पता, हमें साइन एक्स पता है इसलिए बॉक्स बनाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन एक्स का क्या होता है। अब देखो जरा, e की पावर बॉक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर बॉक्स एज इट इज कॉपी कर दो, cos ऑफ साइन एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद बॉक्स ओपन करो, ये वाला बॉक्स ओपन हुआ, अंदर से क्या निकला? cos ऑफ बॉक्स यानी cos ऑफ x टाइप। cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ x यानी कि बॉक्स। अब इस बॉक्स को ओपन किया, साइन x का क्या होता है? आंसर मिला माइनस e की पावर cos ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ साइन x इंटू cos x। कर दिया नहीं नहीं होगा। ओके अरे समझ आया? यस देखो सर बट वो बोलो। मीन्स हमें जब ये स्कूल के लिए या करते तो उसमें तो चेन वाली मेथड ही करनी, वो मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड ही करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, पर स्कूल में इतना बड़ा नहीं देंगे, वो मैक्सिमम 2 स्टेप वाले ही देंगे। ठीक है ना? सर आउट ऑफ 4 रूल्स ये चारों में से सबसे मुश्किल है, ये बात सही है, लेकिन असंभव भी नहीं है ना। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? स्कूल में जैसे आपने बोला कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन टाइप करना है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आते हैं स्कूल लेवल फिजिक्स पे? में तो देखो आना पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर कोई दे दे अगर, तो हो सकता है। आपका स्कूल कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये कोई बोर्ड की चीज तो है नहीं। अब 11th में तो टीचरों का दिमाग कुछ भी हो सकता है आपके स्कूल में, मैं जानता नहीं उन्हें। बाकी ये है तो मैथ्स का पोर्शन फिजिक्स में एज सच, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर ही नहीं है ना बेसिक मैथ, तो कोई क्वेश्चन दे ही नहीं सकता। मैथ्स में देगा अगर देगा तो, वो भी 12th में। ओके सर। तो एनसीईआरटी में नहीं है तो मुझे नहीं लगता आना चाहिए, नहीं आएगा। पर 11th में क्या है, स्कूल वाले इंप्रेशन जमाने के लिए कई बार दे सकते हैं। क्लियर है? और एग्जांपल्स की जरूरत है या चेन रूल क्लियर हुआ है? क्लियर हो गया सर। सर क्लियर हुआ है। यस सर क्लियर। बाकी जो ढेर सारे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे ही, तो तब और क्लियर हो जाएगा, है ना? चलो आगे देखते हैं। तो अगली चीज है एप्लीकेशन
ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या हुआ? सर हाँ सर वो जो आपने डीपीपी में जो सेकंड डीपीपी दिया है उसमें एक दो क्वेश्चन नहीं आते तो वो छोड़ के आपको सबमिट कर दे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल, जो भी आपसे नहीं हो पाता उसे आप छोड़ दो, ठीक है। पर हाँ, सबमिट करना इसलिए जरूरी है कि मुझे पता लगे आपको कितना समझ आया है ना। यस सर। जो नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, आपसे एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा, पर आप सबमिट करो एटलीस्ट क्वेश्चन लिख के ही, ठीक है। तो अगली चीज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव? बेसिकली हमने जो डिफरेंशिएशन करना सीखा है उसका क्या कोई इस्तेमाल है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसके कई सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। पहला यूज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको पता ही है, वो है टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the curve। तो पहले टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूं फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन y square is equal to 16x at फोर कॉमा 8, ठीक है ना। 4,8 पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, देखो x को 4 रखो, 64 अंडर रूट 8। हाँ, तो इसका कोई ग्राफ बनेगा, हमें ग्राफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूं जो भी इसका ग्राफ बनेगा उसमें इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट आएगा 4,8, उस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो उस टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी उसका स्लोप कितना होगा। तो आपको पता होता है स्लोप ये क्या होता है भाई, dy बाय dx। अरे है कि नहीं? तो आपको सिर्फ dy बाय dx निकाल, तो आप लिखोगे dy बाय dx, y की वैल्यू क्या है, इक्वेशन है y स्क्वायर इज 16x, तो y क्या है, 4 रूट x। तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, 4 रूट x। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? स्लोप dy बाय dx ही होगा हमेशा, dy बाय dx। y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाय dx ऑफ x की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन आपको आता है, पावर आ गया ही, x की पावर -1/2 यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर -1/2। ये आया है आपके पास क्या, स्लोप जनरल। आपको चाहिए dy बाय dx एट 4,8, तो x की जगह क्या रख देना चाहिए मुझे, 4। अरे दिखता है ना, x कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो 2 इंटू 4 की पावर -1/2 या 2/4 की पावर 1/2 या 2/√4 या 2/2 या 1। समझ आया? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 4,8। तो आप जो डिफरेंशिएट करके फंक्शन निकालते थे बस उसमें वैल्यू पुट करवा देंगे, तो उसे कह देंगे हम टू कैलकुलेट द स्लोप। ये पहला एप्लीकेशन है। अरे क्लियर हुआ? यस एक क्वेश्चन पे तुम सर, एक डाउट था। हाँ बोलो।
सर जो टेंजेंट का स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ एक ही पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा ना, मतलब बेटा ये जनरल आ जाता है, ये जो हमने निकाला ना ये जनरल आ गया। आप इसमें अलग अलग एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको अलग अलग स्लोप की वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है ना, अब ऑल्दो हमें ग्राफ नहीं बनाना, पर इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना तो ऐसा ग्राफ बना, तो आप देखो हर जगह पर टेंजेंट का स्लोप अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप एक्स पुट करोगे तो आपको कोरेस्पॉन्डिंग स्लोप मिल जाएगा। हेलो सर। ओके सर। सर बैकग्राउंड में से डिस्टरबेंस आ रहा है। अब बोलो। हाँ सर, ये पता कैसे चलेगा कि ग्राफ का कर्व कैसे बनाने का, मतलब ऐसे नहीं पता चलेगा ना, हमें पता ही नहीं करना। बताओ इस ग्राफ को जाने बिना क्या ये आंसर नहीं निकलता? आंसर तो अब निकल जाएगा। हाँ वो पूछा। नहीं नहीं, इसका ग्राफ तो आसान है इसलिए मुझे याद है। अभी मैं कोई बहुत गंदा फंक्शन दे दूंगा तो ग्राफ पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं बोलूं कि मान लो मेरे पास फंक्शन है फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, और मैंने आपको फंक्शन दे दिया y इज e की पावर साइन x। अब e की पावर साइन x का ग्राफ भी आपको बनाना सिखाया जाएगा वैसे तो मैथ्स में, पर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को पता है क्या? नहीं पता कैसे बनेगा। ठीक है ना, रिपीट मैं आपको करना सिखा क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? वो 4 के ऊपर क्या लिखा है? पाई। ठीक है, तो मैं आपको सिखा भी नहीं रहा ग्राफ बनाना, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ये आपका कर्व है, इसमें x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर जब टेंजेंट बनाया जाएगा तो उसका स्लोप कितना आएगा। तो आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि कर्व कैसा बनेगा, हम सिर्फ क्या सोचेंगे, स्लोप क्या होता है भाई? अरे बोलो, dy बाय dx। dy बाय dx। तो dy बाय dx m से भी ऑफ, नोटेशन कर ये सकते हैं। पावर साइन हाँ एक्स बेटा कर सकते कॉस हो। एक्स आ रहा है। ए की पावर sin x into cos x। बहुत बढ़िया, एक सेकेंड रुकना जरा।
हेलो यस हेलो। अरे एक्चुअली इसलिए टाइम लग गया, वो विपुल सर के भैया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई ना कोविड से, तो वो हॉस्पिटल का नंबर वगैरह पूछ रहे थे। सर आपकी तबीयत ठीक हो गई, मतलब हाँ नेगेटिव आया यार, क्या केस? अभी नेगेटिव तो नहीं आया, पर हाँ मेरा ये पहले से बहुत बेटर हो गई है तबीयत अब। पर उनके भाई की ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब उनका ऑक्सीजन 70 के करीब पहुंच गया है, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। सेफ रहो यार सब लोग, प्लीज़ घर से मत निकलना बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए यार, बहुत ज़्यादा भयंकर आया है इस बार तो। वो तो सर स्ट्रेन ऐसे ऐसे कि पता भी नहीं चल पा रहा था वो यार। वही है। चलो खैर, सर निकाला ऐसा सबने? कह रहे कि ये तो सिर्फ वेव 2 था, वेव 3 और वेव 4 भी आएगा। यार पता नहीं क्या होगा, जमीन में गड्ढा खोद के घुस जाना चाहिए आदमी को। ऐसे तो कैसे जी पाएगा आदमी अगर वेव 3 और वेव 4 भी आया तो। डेली तो 4000 के सर करीब लोग। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि सर अभी अभी तो जितना ऐसा वेव 2 में हमारे जितना के अंदर डिस्ट्रक्शन हुआ ना, मतलब जितने लोग मर रहे हैं ना, उससे ज्यादा वेव 3 और वेव 4 में मरेंगे, ऐसा यार बोल ऐसा रहे ना हैं। हो। बचेंगे कितने? कौन बचेगा यार, पता ही नहीं है इसमें तो। पिछली बार सुनने में नहीं सर आया आपका ऑक्सीजन कितना रहता था? हमारा तो चलो, मेरे फादर का काफी क्रिटिकल हो गया था, वो आईसीयू में एडमिट हुए थे, उनका गिर जाता था काफी। उनका क्या एक्चुअली सीटी स्कोर होता है इसमें एक, जो आप सीटी स्कैन कराते हो ना, तो वो बताता है कि साइकिल 3 सर 25 में से स्कोर जाता 25 में से कितना स्कोर है, आपके कितने लंग्स डैमेज है। तो मेरे फादर का वो 22 हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मेरा तो कम था, मेरा 10 ही था, पर फिर भी उनका रिकवर होने में टाइम लग रहा है, जैसे अभी भी वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। ओल्ड एज की ज़्यादा दिक्कत है, पर अब तो पता नहीं यंग लोगों को भी हो रहा है। आज मैंने वो देखा कि न्यूज़ एंकर जो था ना, वो काफ़ी फेमस, हाँ सर, हाँ सर रोहित रोहित सर। ये सर वो तो कितना यंग और फिट भी था। 42 ईयर्स का था। हाँ सर कौन आज सर? हाँ सर, वो लोग जिनको जो कभी हॉस्पिटल में भी नहीं जाते वो लोग भी मर जाए भाई आजकल। कुछ भरोसा नहीं है भाई, इसीलिए थोड़ा सेफ रहना जरूरी है। जिएंगे तो कुछ कर भी लेंगे। सर इसमें चलो। ऐसा है e की पावर 1 रेज टू √2 हम्म, मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन तो बॉक्स बना देंगे, हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ई की पावर बॉक्स का ई की पावर बॉक्स, बॉक्स ओपन करेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। cos x। ये आ गया आपका स्लोप जनरल। अब आपको चाहिए स्लोप एट x इज इक्वल टू π/4, है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ई की पावर साइन π/4 इंटू कॉस π/4। π/4 होता है 45 डिग्री, तो ई की पावर साइन π/4 1/√2 इंटू 1/√2। समझ आया? यस कोई दिक्कत? यस सर आगे समझ। चलो बढ़िया। सर हाँ सर ऊपर वाले क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट का कोई यूज नहीं है ना? वाई कोऑर्डिनेट का यूज नहीं होगा बेटा इसमें, क्योंकि वो एक्स का फंक्शन है, तो एक्स पुट कर दिया हमने। ओके सर। तो उस सर तो वो कर्व की, ये हाँ बोलो। तो ये E/√2 कैसे आया? E/√2, अरे इंटू कॉस π/4 भी तो 1/√2 है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मल्टीप्लाई करके 1/√2 लिखोगे तो वो अपॉन √2 ही तो हो गया, यस सर उसे भी है ना। हाँ सर। नहीं आया सर, क्या नहीं आया? ये समझा नहीं क्वेश्चन में, मतलब वो π/4 के बाद क्या हो समझ गया। π/4 एंगल होता है बेटा, π/4 एंगल पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? 1/√2। सर ये रेडियन वाला 1/√2। रेडियन मेजर है ना। आपने इसमें कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक डाउट, से मतलब वो टॉपिक बताया था। इसमें डाउट क्यों हो रहा है लोगों को? ये ऐसे लिखेंगे ना, तो ये यही तो लिखेंगे। अरे नहीं समझ आया, क्या डाउट हो रहा है मुझे बताओ तो सही। π/4 45 होता है, ये नहीं पता क्या आपको? समझ गया सर। क्या क्या दिक्कत हुई थी? सर ये sin π/4 को एकदम से 1/√2
2 समझाने। वो पाई बाय 4 45 डिग्री है, ये याद रखो ना। ये कन्वर्जन वाली इन्होंने क्लास वो रेडियन वाली क्लास नहीं अटेंड की होगी। अच्छा, रेडियन वाली क्लास अटेंड नहीं की क्या आपने? जो फर्स्ट क्लास थी ना वो शायद अटेंड नहीं की होगी। तो ये याद रखो, देखो कन्वर्ट करने के लिए जो भी रेडियन में दिया गया हो एंगल इनटू उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपको डिग्री मिल जाएगा। तो देखो पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कटेगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यस। चलो और देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट at y cube is equal to x square plus 4x minus 1 की पावर 4 at ये हो जाएगा ऑन at x is equal to 1। सर इससे चेन रूल का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन से। चेन रूल इसमें यूज हो रहा है ना, सब में यूज हो रहा है। सर आप पेंसिल लिख रहे हैं क्या? क्या क्या कह रहे हो बेटा? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि सॉल्यूशन लिख रहे हैं, मुझे लगा कि मेरी स्क्रीन मतलब स्टक हो गई है। से करो ना, सब लोग करो, बताओ। यस सर। सर 32 ओके। सर 4/3 की पावर 1/3 into 6 आ रहा है। 4/3 की पावर 1/3 into 6। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। 4/3 minus 2 by to the power minus 2/3 into 6। सर 2 to the power 1536। सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? सर 32। सर मेरा 4⁴ into 6 आ रहा है। dy by dx निकालना है, पहले तो y निकालो। y हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 की पावर 4/3। 4/3 पुट कर देते हैं, तो d by dx x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। 4/3 की पावर 1/3 into 2x plus 4। क्या करेंगे अब इसमें? बॉक्स बना देंगे, क्योंकि हमें तो x की पावर n का आता है। तो ये हो जाएगा 4/3 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 की पावर 4/3 माइनस 1 1/3 डॉट बॉक्स ओपन होगा तो अंदर से क्या मिलेगा? 2x प्लस 4। तो स्लोप जो आपको मिला है उसकी वैल्यू मिलेगी 4/3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 की पावर 1/3। अरे समझ आया? एट x इज इक्वल टू 1 यानी x की वैल्यू 1 रख दो,
ये आ जाएगा 4/3 इंटू 6 इंटू 1 यानी 4। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 8 इंटू 4 की पावर 1/3। अरे समझ आया? 8 हाँ सर, वो इंटू मैंने की गलती पावर से 1/3। बाई नहीं समझ आया। 2 में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 2 क्यूब और 2 टू द हाँ पावर 2 कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल। हाँ ओके। कोई कह रहा था नहीं समझ आया? यस सर, सर नहीं समझ आया मुझे। कहाँ से समझ नहीं आया बेटा? ये समझ आया? बोलना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं होगा। हाँ सर आ गया, समझ में आ गया। क्या सर पूरा मैं समझ आया? इसे 4 को 2 के फॉर्म में किया था। हाँ तो ये कर सकते हो ना, इसे 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 2/3। तो ये कैसे बेसिकली 2 हो टू द जाएगा पावर 2 की पावर 11/3। हाँ ये आ जाएगा। देखो ये सब तो बचपन की मैथ्स है यार, मेन था डिफरेंशिएशन कर पाए कि नहीं, ये स्टेप मेन था। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर क्लियर है। चल क्लियर है सर। तो पहला जो टाइप है, मेरे हिसाब से और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू पुट करके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। और ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है टू कैलकुलेट रेट ऑफ change of a function। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है। ओके, जिसकी रेडियस r है। ठीक है, तो बोला जा रहा है इफ रेडियस ऑफ सर्कल increases at 2 centimeter per second, find the rate of change of its area and circumference when radius is 10 सेंटीमीटर। पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस हर सेकंड 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि जिस समय इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी उस समय सरकमफ्रेंस किस रेट से बढ़ रही होगी और इस सर्कल का एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, बड़े ही ऑब्वियस से स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा रिलेट
एंड फाइंड अ फंक्शन। फाइंड अ फंक्शन, आपको जिस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना है पहले आप वो फंक्शन पता करो। तो क्या आपको एरिया का फंक्शन पता है सर्कल का? ए बोल देता हूं। तो एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस सी बोल देता हूं मैं 2 पाई आर। मैंने दोनों फंक्शन पता कर लिए। तो ए पाई आर स्क्वायर एंड सी 2 पाई आर। समझ आए? स्टेप 2, स्टेप 2 हो जाता है डिफरेंशिएट द रिलेशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट यानी टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूं, यानी एरिया का। तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे समझ आ रहा है? मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा ये? dA by dt। dA by dt। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है dy by dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है dy by dx। तो वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऊपर आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम नीचे आएगा। सही है कि नहीं? तो a है पाई आर स्क्वायर, आप लिखोगे dA by dt, ये हो जाएगा d by dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। अभी अभी हमने चेन रूल पढ़ा है। फंक्शन किस में है भाई? आर में। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t के। कर सकते हो? तो क्या करेंगे? d पाई आर स्क्वायर बाय क्या लिखना चाहिए? dr इंटू dr बाय dt। अरे समझ आया क्या किया मैंने? मेरा फंक्शन r में था, मैं उसे डिफरेंशिएट r के रिस्पेक्ट में ही कर सकता था, तो मैंने एक नीचे dr लिख दिया, उसे हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके dr लिख दिया और बाय dt। अब बताओ क्या डिफरेंशिएशन आएगा पाई आर स्क्वायर का? r वेरिएबल है आपका 2 पाई आर। पावर आगे आएगी 2, पाई तो कांस्टेंट है, r बचेगा और यहां बचा dr बाय dt। ये dr बाय dt क्या लिखा है भाई? ये dr बाय dt क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ये दिया गया है, उन्होंने कहा है रेडियस बढ़ता है हर सेकेंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी रेडियस के बदलने की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे समझ आई क्या बात? Yes, तो मैं sir. क्या करूंगा, बस यहाँ 2 पाई आर dr बाई dt की वैल्यू पुट कर दूंगा। 2 पाई रेडियस उन्होंने कहा जब 10 सेंटीमीटर है, dr बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहां से आपको मिलेगा भाई, ये हो गया आपका 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से एरिया बदल रहा है पर यूनिट टाइम। पॉजिटिव आया है यानी एरिया बढ़ रहा है 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत? सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। सर हम इसे नॉर्मल मतलब सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके नॉर्मल में अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते थे। बेटा यही एक मेथड है इसे फाइंड आउट करने का। सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई आर, क्या करूंगा डिफरेंशिएट
रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पता करना है ना हमें। क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो डी बाई डी आर ऑफ 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अरे बोलो। 2 पाई। जैसे 4x का 4 हो जाता है वैसे ही, और इंटू डी आर बाई डी टी। फिर से आपको डी आर बाई डी टी तो पता ही है, तो 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से सरकमफ्रेंस बढ़ रही है पर यूनिट टाइम। अरे समझ आया क्या? सर तो हमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये सब तो आपकी श्रद्धा है, वैसे नहीं करनी होगी, ऑप्शन में हमेशा पाई पाई ही रहता है। सर पाई तो कांस्टेंट है ना? हाँ कांस्टेंट है ना, तो सर उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो जाएगा? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसे मत करो। 4x का डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 4 क्यों 4 क्यों होता है? 4 का तो 0 हो जाना चाहिए ना। 4 को हम बाहर नहीं निकाल देते। ओके सर। समझ आया? तो बस रिलेशन बनानी है और फिर लिख देना। चलो करने को तैयार हो एक क्वेश्चन? यस सर। चलो यस। दी साइड्स ऑफ अ क्यूब increase at 3 centimeter per second. Find the rate of change of its volume and surface area when side length is 1 सेंटीमीटर। चलो करो, ध्यान से करना। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करो ना सर। सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ले लेते हैं। बेटा क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया होता है बस। जिन्होंने ऊपर करवाया था उनको दिख गया क्या देखना था? हाँ सर दिख गया सर, वो सेकंड वाला। क्या? ओके सर। सर फर्स्ट का 9 सेंटीमीटर और सेकंड का 36 सेंटीमीटर। फर्स्ट का 9 आ रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, तो वॉल्यूम V ये होता है L क्यूब, साइड लेंथ जो है। तो dV बाई dt हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ L क्यूब, यानी d ऑफ L क्यूब बाई dl इंटू dl बाई dt। ये हो जाएगा 3L स्क्वायर इंटू dl बाई dt। तो dv बाई dt की वैल्यू ये मिलेगी 3 इंटू साइड लेंथ है 1 सेंटीमीटर,
इंटू dl/dt, लेंथ बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मल्टीप्लाई करोगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम बढ़ रही है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। सरफेस एरिया आया सबका? यस सर 36 सर सरफेस एरिया होता है 6 सेल स्क्वायर, क्यूब का सरफेस एरिया 6 सेल स्क्वायर, तो ds/dt d/dt 6 सेल स्क्वायर, ये हो जाएगा d 6 सेल स्क्वायर बाय dl इंटू dl/dt, ये हो गया 12l इंटू dl/dt। पुट कर देंगे ds/dt, हो जाएगा 12 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट, कोई समस्या पूछो अभी, कोई दिक्कत हो? अगर आपको रिलेशन पता है और आपको सिंपली बस डिफरेंशिएट करना आता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एक फंक्शन की रेट ऑफ चेंज की मदद से दूसरे फंक्शन की रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो। इसके ऊपर और ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, रिवाइज करके आना, फॉर्मूला कॉपी के अंदर चेन रूल तक के फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है ना सर? हाँ बोलो। सर आपने dv/dt जहाँ लिखा ना एंड में, वो वाला समझ में नहीं आया सर। कहाँ भाई? ये यहाँ पे जो वैल्यू पुट की है वहाँ पर, ये सबसे नीचे, हाँ जहाँ पर अभी आपने एरो किया ना, उसमें क्या समझ नहीं आया बेटा? वहाँ पर वो आपने पहले 1 लिखा, उसके बाद 3 वो समझ में नहीं। 1 लिखा है, 3 लिखा है, एल की वैल्यू बेटा दी गई है ना 1। बोलोगे नहीं तो नहीं क्लियर होगा, बोलना पड़ेगा थोड़ा, बोलो क्या दिक्कत है, समस्या बताओ। हाँ तो सर एल की वैल्यू 1 है ना, तो आपने वो 3 क्यों लिखी है? बेटा ये 3 है ना यहाँ पे यार। अच्छा हाँ हाँ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, ठीक है सर, हो गया नहीं clear। भाई 3 नहीं, ये 3 दिया हुआ है dl/dt, वो मैंने हाँ ये मैं लिखा उसकी है बात ही कर रहा था। एल हाँ स्क्वायर, ये मैं लिखा है, और ये 3 का ये वो 3 तो लिखा पता चल गया, 3l² ठीक कैसे है। है वो तो पता। और कोई डाउट? नहीं सर और कोई नहीं। और किसी को कोई डाउट? सर No, इसके sir. क्वेश्चंस की डीपीपी मिलेगी या फिर बिल्कुल मिलेगी, पर इसकी डीपीपी इसके साथ और भी जो मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा उनकी डीपीपी 2 के बाद दूंगा मैं। 2 को हम चेन रूल की डिस्कस कर लेंगे, तो 3 तारीख को मैं ये वाली दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। ओके चलो Bye, बाय, sir. गुड नाइट और बी सेफ। थैंक यू सर, बाय सर। सर Thank you, sir. Same Bye, to you. sir. थैंक यू एवरीवन।